सीबीएसई 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 12th के और 10th के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं या सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस का इस सीरीज़ में डिस्कशन कर रहे हैं, और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है। आज मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया है कि मैं आप लोगों को, जो अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं जब कोफैक्टर्स निकालते हैं डिटर्मिनेंट के केस में, उसमें गलती कर जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो तैयार किया है आपके लिए कि आप आसानी से बिना गलती के किस तरह से कोफैक्टर्स और माइनस जो है निकाल सकते हैं। खासतौर पर कोफैक्टर्स जब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो किस तरह से हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स के जो एग्जिस्टेंस की कंडीशन है, उसके लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखना होता है कि अगर डिटर्मिनेंट हमारे मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है कि हमारी जो ये मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ही हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, उस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमको पहले देखना होता है और उसके बाद उसके कोफैक्टर्स निकाल के फिर हमें इन्वर्स निकालना होता है, जिसके लिए कि हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। आज की वीडियो में मैं आपसे डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर्स के लिए आसान तरीका, सिंपल तरीका जो है डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे आप लोग, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो के बाद में कोफैक्टर्स में और डिटर्मिनेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का जब हम निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो मैंने जैसे आपको बताया हुआ कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, R1, R2 या फिर R3, या इवन आप C1, C2, C3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आपकी सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आप जो है कम से कम दो तरीके से चेक करें, ताकि क्रॉस चेक कर ले अपनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। R1 के अलोंग कर रहे हैं तो R2 के अलोंग या फिर C1 के अलोंग भी उस वैल्यू को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम पहले अलोंग R1 करके देखते हैं कि क्या हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। तो रूल हमने आपको बताया हुआ है कि पहला एलिमेंट हमारा प्लस साइन, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर ये इसी तरह से चलता है। अगर हम नीचे जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और भी हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस है तो ये अगला प्लस होगा, ये फिर माइनस होगा। अगर हम इधर आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस के बाद माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो हम R1 के अलोंग कर रहे हैं, तो R1 के अलोंग कर रहे हैं तो 2 हमारे पास प्लस है, तो 2 लिख लिया ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 2, फिर हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दिया, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास 2 2 जा 4, और माइनस साइन यहाँ पे है, ऑलरेडी एक माइनस साइन होता है, तो ये +1 हो गया। देन सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव -1, फिर से ब्रैकेट। अब आप सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो तो छूटी है, तो 3 और -2 का प्रोडक्ट है -6, और इस 3 का इस -1 के साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो ये -3 आएगा, जो कि +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी वहां पर एक है। फिर अगला एलिमेंट हमारा +3, ये एलिमेंट ले लेंगे हम यहाँ पर से 3 लेंगे, तो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो तो छूटी हुई है, तो ये 3 और 1 का जो प्रोडक्ट है ये हम ले लेंगे, सीधा 3 आ जाएगा, ब्रैकेट 3, और ये माइनस साइन ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, +6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 4 और 1 5, 5 2 जा 10, 10 तो यहाँ पर हो गया, और यहाँ हम देख लेते हैं कि ये -6 और +3 है, तो -3 बचा है, -3 और ये -1 मल्टीप्लाई हो गए +3, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 और 3
9 हो गया, 9 3 जा 27 प्लस 27, 27 3 30, 30 और 10 40। तो ये हमारा 40 जो है डिटर्मिनेंट है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि आपने अलोंग R1 एक्सपेंड करके देखा है, तो एक बार जरूर आप इसको दूसरे किसी C1 या R2 के अलोंग एक्सपेंड करके रीवेरीफाई करेंगे। तो जैसे मैं अब इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, ये मैंने R1 पे किया था, अब मैं इसको C1 पे एक्सपेंड करता हूँ, फिर से मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ। देखिए C1 पे जब मैं करूँगा तो ये कॉलम ये है मेरे पास C1, तो ये मेरे पास C1 है, तो इसमें पहला एलिमेंट मेरा प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा फिर से प्लस है। तो C1 के अलोंग करूंगा तो C1 जो मेरा कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा, मेरी रोज बदलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं इस 2 को लिखता हूँ यहाँ पे, 2 ब्रैकेट, तो कॉलम फिक्स है तो फर्स्ट रो ले लेंगे, तो ये यही आ जाएगा मेरे पास, -2 और -2 4 और 4 प्लस 1, तो पहला तो सेम ही आना है, +1। अब मेरे पास ये है माइनस का 3, सेकेंड वाला एलिमेंट नेगेटिव है तो माइनस ब्रैकेट। अब जब ये वाला लेंगे तो इसके अलोंग आप सेकेंड रो, यानी इसको आपको छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम तो छूटा ही है तो सेकंड रो छूट रही है, तो ये एलिमेंट यहाँ से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का प्रोडक्ट है -2 के साथ में जो कि -2 है, और इस 1 का जो प्रोडक्ट है वो इस 3 के साथ में है, इस 3 के साथ में इस 1 का प्रोडक्ट है, तो 1 3 जा 3, ये माइनस का है, तो ये भी माइनस का 3 हो गया, सेकेंड एलिमेंट हो गया। थर्ड में अब फिर प्लस का 3 है तो +3 किया और ये ब्रैकेट लगाया, तो अब तीसरी रो आप छोड़ देंगे, कॉलम तो फर्स्ट छूटा हुआ है, तीसरी रो छूटेगी, तो ये आपका 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा, और ये -2 3 के साथ में -6, लेकिन एक माइनस साइन हमारे पास वहां पर है तो ये प्लस का 6 हो गया। इस वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं, तो ये है 4 और 1 5, 5 2 जा 10, पहला एलिमेंट पहली वाली तो टिप 10 है, देन -3 -2 ये -5 है, और -5 और -3 तो प्लस का 15 हो गया ये सेकेंड, और यहाँ देखिए आप 6 -1 5, 5 3 जा 15 प्लस 15, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 15 प्लस 15 30 और 10 40। तो जो डिटर्मिनेंट का हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद सम स्केलर वैल्यू, तो वो स्केलर वैल्यू आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो सेम आनी चाहिए। तो अब ये मेरे को कंफर्म हो गया कि मेरा जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो 40 है। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क हुआ। नाउ नेक्स्ट टास्क है कि हमको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इस मैट्रिक्स के। तो कोफैक्टर्स के लिए मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा, तो हम अब कोफैक्टर्स पे सीधे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसे हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसके हमें कोफैक्टर्स लिखने हैं, सो वी राइट इट अगेन, एक बार यहाँ लिख लेते हैं। ये है 2, ये है 1, ये है 3, फिर है 3 -2 -1 and then 3 1 and -2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के हमें कोफैक्टर्स पता करने हैं। तो अब हम कोफैक्टर्स के लिए, मैंने आपको बताया था, मैं पिछली वीडियो में भी ये बात कर चुका हूँ, लेकिन आज डेडिकेटेड में केवल कोफैक्टर्स निकालने का एक ये ग्रिड मेथड आपको बता रहा हूँ, जिससे कि बिना किसी गलती के आप कोफैक्टर्स करेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ये सारे एलिमेंट्स को मैंने एक स्क्वायर ग्रिड के फॉर्म में लिख लेना है, जो भी मेरे इस मैट्रिक्स में है। तो 3 2 1 3 है, ये 3 है, -2 है, -1, देन 3 1 -2। अब मैंने रिपीट करना है वापस इसको, 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2। फिर से एक बार यहाँ लिखना है दोबारा से, 2 1 3, रिपीट करना है वही, 3 -2 -1 3 1 -2, एंड सिमिलरली सामने भी रिपीट कर देना है, 2 1 3 3 -2 -1 एंड 3 1 -2। तो ये एक स्क्वायर मेरे पास ग्रिड तैयार हो गया। इस स्क्वायर ग्रिड को बनाने के बाद मैं अब सीधे कोफैक्टर्स को लिखूंगा। तो कोफैक्टर को जब मैं लिखूंगा तो देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि स्क्वायर ग्रिड मेरा कहाँ है, ये मेरा स्क्वायर बन गया है।
ये देखिए एक इस तरह से, इसको आप देख लीजिए, इसको आपने ऐसे कर देना है। और अब आपने जब कोफैक्टर्स निकालेंगे तो ये फर्स्ट इसको करना है, ये आपका फर्स्ट कोफैक्टर है, यानी जिसको आप C11 कहते हैं। तो C11 जब आप करेंगे तो आप यहां से लिखेंगे, तो ये -2 और -2 हो गया 4, तो ये 4 और ये माइनस साइन बीच में होता है और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये +1 हो गया, तो 4 + 1, 4 + 1 जो कि है 5। C12 सेकेंड वाला मिलेगा आपको इसमें से, ये पहले करेंगे और ये माइनस करेंगे बाद में। -1 और 3 किया तो ये -3 हो गया, और -1 और 3 का किया तो -3 हो गया, माइनस साइन एक यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी आता है, तो ये 3 2 6 यानी +6, ये हमको 3 मिल गया। इसी तरह से तीसरा इस रो का एलिमेंट C13 जिसे हम कहते हैं, तो वो यहाँ से मिलेगा, 3 1 3, दोनों पॉजिटिव हैं तो ठीक है 3 लिख लेते हैं, और माइनस यहाँ पर एक ऑलरेडी है तो माइनस हमारे पास भी आता है यहाँ पे, तो 3 2 6, ये +6 हो जाएगा जो कि 9 हो गया। तो ये हमने C1 C2 C3 ये फर्स्ट रो लिख ली। अब आते हैं सेकंड पे, C21। जब 21 करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 1 3 3 है, और ये माइनस साइन ऑलरेडी है, एक माइनस हमारे पास आता है, तो ये +2 हो जाएगा जो कि 5 है। सिमिलरली फिर 2 2 करते हैं, C22 करेंगे तो इसके आगे जाइए, ये आपका C22 है, तो -2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो -4, और -4 और ये दोनों पॉजिटिव ही है तो ठीक है, माइनस साइन हमारे पास होता है, तो 3 3 9, तो ये माइनस का 9 जो कि हमें माइनस का 13 दे देगा। एंड देन C23 कर लेते हैं, तो 23 देखिए कहाँ होगा, ये हमारा 23 हो जाएगा, तो 3 1 3 है और माइनस का 2 है, 2 1 2 जो कि आपका 1 हो। अब आते हैं तीसरे रो पे जो कि 3 1 है, तो 3 1 देखिए 3 1, अब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो 1 और -1 का प्रोडक्ट हो गया -1, फिर एक माइनस साइन है लेकिन यहाँ भी माइनस है, तो 3 2 6, ये +6 होने वाला है, तो ये हमें 5 दे देगा। C32 करेंगे तो 32 में देखिए क्या होगा, 32 आपका इससे मिलेगा, 3 3 9 है तो 9 लिख लेते हैं, और -1 और 2 का फिर प्रोडक्ट कर लिया तो -2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक साइन माइनस पहले से होता है तो ये +2 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा 11 हो गया। एंड फाइनली आखिरी एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट C33, तो 33 आपको यहाँ पर से मिल जाएगा, 2 और -2 का जो प्रोडक्ट है वो -4 है, और माइनस यहाँ तो चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो माइनस साइन ही आना है, -3, तो ये हमारे पास -7 हो गया। इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर्स लिख दिए। तो अब जब सारे कोफैक्टर्स आप लिख देंगे तो अब ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, एडजॉइंट लिखना है। तो एडजॉइंट का जो तरीका है वो एक बार आप ये स्टेप जरूर देख लें कि एडजॉइंट लिखते वक्त जाते हैं गलती कर जाते हैं। तो एडजॉइंट जब लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे है C11, फिर है C12, C13, ये कोफैक्टर्स में लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट रो है तो पहला एलिमेंट सब में देख रहे हैं 1 है, पहली रो पे जा रहे हैं, फिर C21, C22 और C23, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट सबका जो कि रो को इंडिकेट करता है वो 2 है, फिर यहाँ पे C31, C32 और C33, इसका हमें करना होता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि अगर मैं इसके ट्रांसपोज को देखूं तो आप समझ सकते हैं कि जो मेरे ये C11 है, यहाँ C12 यानी जो रो है मेरी, ये रो ये अब कॉलम बन जाएगी, तो C12 यहाँ आ जाएगा, C13 यहाँ बन आ जाएगा, क्योंकि हमने ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज, तो ये C21 यहाँ हो जाएगा, 22 यहाँ हो जाएगा, 23 यहाँ हो जाएगा, ऐसे ही फिर 31, 32 एंड 33, ये हमारा एडजॉइंट इसका आ जाएगा। तो एडजॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ, इसके बाद एडजॉइंट में हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो देखिए 5 3 ये 9, 5 3 9 यहाँ है, तो 5 3 एंड 9, तो C11 C12 C13 हमने लिख दिए।
इसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज को देख लेते हैं। ये 5 है, -13 है और 1 है। 5 -13 एंड 1। और फिर तीसरा भी देख लेते हैं, 5 11 एंड -7 है, तो 5 11 एंड -7। इस तरह से हमने ये क्या लिख लिया, एडजॉइंट हमने लिख लिया। तो जब एडजॉइंट लिख लेते हैं तो हम इसके बाद फिर सीधे इनवर्स लिखते हैं। तो हमें ये पता है कि इनवर्स जो है, जब हम मैट्रिक्स का लिखते हैं तो इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमने डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है जो कि 40 है। इस केस में अगर हमें इनवर्स निकालना है तो हम यहाँ पे 1/40 लिखेंगे, 40 से डिवाइड करना है, और इसी को एडजॉइंट को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, जो कि है 5 5 5 3 -13 11 एंड 9 1 -7। तो इस तरीके से हम इनवर्स निकाल लेते हैं। तो बेसिकली मेरा जो पर्पस था वो ये कि आप जब कोफैक्टर्स निकालते हैं तो अक्सर उसमें गलती कर देते हैं। तो ये जो ग्रिड का जो मेथड है जिसमें हम ग्रिड का यूज करके कोफैक्टर्स निकालते हैं, इसमें एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको साइन किस पे प्लस करना है किस पे माइनस करना है उसका कोई इशू नहीं। जो भी वैल्यूज आपकी आ रही हैं, अगर आप C11 कर रहे हैं तो आप यहाँ से निकाल रहे हैं, फिर C12 कर रहे हैं, C13 कर रहे हैं, इसी तरह से फिर नेक्स्ट रो और फिर नेक्स्ट रो। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम लोग। ये आपने जैसे मल्टीप्लाई किए थे उसी हिसाब से हमने सारे लिख दिए हैं। तो ये इस तरह से हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि हमें जब एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो वहाँ पर हमारे पास तो ये दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला स्टेप है कि डिटर्मिनेंट हमने ठीक से निकालना है, और दूसरा स्टेप है कि हम कोफैक्टर्स सही से निकाल पाएँ। तो इस तरह से मैंने एक मैट्रिक्स का आपको इनवर्स जो है यहाँ पे बताया है, एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसके बाद आप जो है किसी भी तरह से कोई जो आपको क्वेश्चन मिले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, उसमें आपकी गलती ना हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इसके बाद एक और वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कैसे हम एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।